हमारा इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लोगों का इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें मारने वाला हिंदू नहीं है, हमें मारने वाला मुसलमान है। 22 अक्टूबर 1947 को हिंदुओं ने मुसलमानों पे हमला नहीं किया था, पीओजेके में या वादी के ऊपर, मुसलमानों ने किया था, पाकिस्तान ने किया था। 70 साल से हमारा खून चूस रहा है और निचोड़ रहा है, और हर किस्म की हमें जो है वो हुकूक से, चाहे वो राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, चाहे इकोनॉमिक राइट्स हो, चाहे सोशल राइट्स हो, उससे हमें हिंदुओं ने नहीं दूर किया हुआ, या हिंदुओं ने वो गसब नहीं किए हुए, वो मुसलमानों ने गसब किए, जिसका नाम पाकिस्तान। आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के बड़े मशहूर जर्नलिस्ट डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा, जो कि पीओजेके से हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हैं, और रेडियो हिमालय के नाम से इनका एक बड़ा अच्छा एक चलता है, एक रेडियो सर्विस। मैं तो रोज़ सुनता हूँ उसको, उससे मुझे पाकिस्तान की पूरी नई खबरें मिल जाती हैं। इस समय यूके में हैं आप, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। थैंक यू जी, नमस्कार आपको भी, आपके दर्शकों को भी जय हिंद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, आप लगातार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान 4-5 टुकड़ों में बंट जाएगा। आज के जो पाकिस्तान के हालात हैं उन्हें थोड़ा बयान कीजिए और ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आप जो चीज़ कहते रहे हैं पाकिस्तान उसके नज़दीक आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया संजय भाई अपने जयपुर डायलॉग्स में। मैं भी आपका जयपुर डायलॉग बड़ी जो है ना वो रिलीजियसली देखता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान, देखिए, अब सिर्फ जुग्राफियाई तौर पर टूटना बाकी है। वैसे तो पाकिस्तान कभी का टूट चुका है। बलोच अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पश्तून अपना लड़ रहे हैं, सिंधी जो है वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इसी तरह हम लोग पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान को आज़ाद करवा कर वापस भारत में शामिल करने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो जो एक फिक्री तौर पर जो एक यूनिटी अगर कभी थी, जो कि वैसे नहीं थी, लेकिन अब वो टूट चुकी है। वो कलमे का रिश्ता टूट चुका है। वो दो कौमी नजरिए का जो एक गलबा था हमारे कल्चर के ऊपर, पॉलिटिकल कल्चर पे, और हमारा जो एक सकाफत है उस पे, और समाज के ऊपर, वो अब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। वो सारे नैरेटिव्स अब जो है हिस्ट्री के डस्टबिन का हिस्सा बन चुके हैं। अब तो देखना ये है कि पाकिस्तान जो है वो ज्योग्राफिकली जो है ये एंटिटीज जो है कब आजाद होती हैं, क्योंकि सिंध जो है वो भी आजादी की तहरीक चला रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी, और बलूचिस्तान भी, और हम भी। तो अब तो ये है, और जो पाकिस्तान के इस वक्त हालात चल रहे हैं इकोनॉमिक, वो तो लगता ही है कि 3 हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान को दिवालिया डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनके पास $4.34 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं, जो 2 वीक्स की पेमेंट्स के लिए हैं। तो तीसरे हफ्ते में ये क्या करेंगे जी। मुझे ये बताया गया है कि इस वक्त जो भी इंपोर्ट इन्होंने ऑर्डर किए थे उसके लिए जो शिप्स आए हुए हैं, कंटेनर्स आए हुए हैं, उनको छुड़ाने के लिए भी इनके पास डॉलर नहीं है। जो एलसीज खोली गई थी वो बैंक डिसऑनर कर रहे हैं इस समय, जैसा कि वो खुद ही एक डिफॉल्ट के बराबर की चीज़ होती है कि अगर आपकी कंट्री के बैंक खोली हुई एलसीज को डिसऑनर कर दें तो इसका मतलब ये है कि आपका बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया और नई एलसीज खोली नहीं जा रही हैं। तो इसलिए आप खुद कह रहे थे कि जितनी भी नई जो इंडस्ट्री है 90% शायद बंद हो गई हैं, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल नहीं है, बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हालात कैसे हैं? देखिए, आज तो 100% इंडस्ट्री बंद हो गई है ना। आज जो पावर ब्रेक डाउन हुआ है पाकिस्तान में, पूरे मुल्क में, इंक्लूडिंग पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान, देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। और वो कह रहे हैं कि जी इसमें 36 घंटे लगेंगे, कोई कह रहा है 48 घंटे लगेंगे इसको ठीक करने में। जो ये पावर ब्रेक डाउन हुआ है, तो आज तो आप कह सकते हैं कि 100% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है पाकिस्तान। और दूसरा ये है कि एलसी तो इन्होंने एक अरसे से नई खोलनी बंद कर दी है। 1300 के करीब कंटेनर जो खड़े हैं वहां पे, उनके अंदर जो
प्याज आया है, जो आलू आया है, और जो चीजें आई हैं, जो पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, वो तो गल सड़ गए हैं वहां बड़े बड़े, और बदबू है उन इलाकों में। वो कंटेनर खोलते हैं, उससे हवा और बदबू निकल रही। तो अब तो वो कंटेनर्स का सामान फेंक रहे हैं निकाल निकाल के, क्योंकि उसको रखने का फायदा ही कोई नहीं है। तो इन्होंने उसकी पेमेंट नहीं की, जो एलसियां जैसे आपने कहा खोली थी, उनको ऑनर नहीं किया। तो हर तरफ इकोनॉमिक तबाही और बर्बादी है। और देखें इस वक्त जो है वो 6,500 रुपए का एक मन जो है वो आटा आ रहा है, और लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं। 750 रुपए की जो नॉन वेजिटेरियन है पाकिस्तान के, वो 700 - 750 किलो मुर्गी कैसे खरीदेंगे, 400 रुपए किलो चावल कैसे खरीदेंगे, 350 रुपए किलो प्याज कैसे खरीदेंगे। उस पर भी इनकी हठधर्मी है कि हमने इंडिया से नहीं लेना। मैंने तो स्टेटमेंट जारी किया था 4-5 दिन पहले, और जी। वो पूरे तमाम अखबारों में वो छपा। उसमें मैंने कहा कि कम से कम पीओजेके के और आजाद, जिसको ये आजाद कश्मीर कहते हैं, और जम्मू कश्मीर के, और उधर से गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख कारगिल के रास्ते खोलो, ट्रेड रूट्स खोलो, ताकि हम वहां जाके खरीद के लाएं। हम तो ना भूखे मरे तुम्हारी गलतियों की वजह से। लेकिन उस पे इन्होंने जूं तक नहीं उनके रिंगती। वो कहते हैं हमने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करनी और आप श्रीलंका बनने जा रहे हैं, तो श्रीलंका को तो बचा लिया इंडिया ने किसी ना किसी हद तक। आपको कौन बचाने आएगा, जिसको यूएई भी नहीं पैसे दे रहा, सऊदीया भी नहीं दे रहा, चाइना भी नहीं दे रहा। आईएमएफ ने कहा है कि हम उस वक्त तक आपको पैसे नहीं देंगे जब तक आप रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट नहीं करते। दस्तखत करने से नहीं होगा कि आप कहें कि अच्छा जी हम करते हैं। इंप्लीमेंट करें, हम उसको देखेंगे कि आपने इंप्लीमेंट कर दिया है, यानी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी हैं और चीजों की प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो फिर आपकी जो किस्त है 1 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर्स की, वो आपको देंगे। तो उससे क्या करेंगे ये जिनीवा गए पैसे मांगने, जी। इनको 16 बिलियन डॉलर इन्होंने मांगा, इनको 8.9 बिलियन डॉलर इनको वहां प्लेज हुए हैं, वो दिए नहीं है। वो उन्होंने या कहा हम देंगे, और उसमें भी कंडीशन है कि वो कैश नहीं देंगे, जी। वो प्रोजेक्ट के लिए देंगे। और वो प्रोजेक्ट जो है, मतलब फ्रांस अगर कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसे देगा, तो वो फ्रांस के हाथ में होंगे पैसे, और उनकी टीम आगे मॉनिटर करेगी। तो ये धोखा दे रहे हैं लोगों के कि जी हम 8 बिलियन डॉलर ले आए, हमारी बड़ी फतह हो गई। ये लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे ये। तो इससे तो ये लगता है कि जिसको ये कह रहे हैं कि ये डिफॉल्ट होने वाली है, वो डिफॉल्ट ऑलरेडी हो चुकी है। जी हो चुकी है, बिल्कुल हो चुकी है। ये अनाउंस ना करें, इनकी मर्जी है, डिफॉल्ट हो चुकी है। पाकिस्तान में भूखमरी फैल गई है जी, कहर फैल गया है। पीओजेके में आटा नहीं मिल रहा, गिलगित बल्तिस्तान में खाने की चीजें नहीं मिल रही, लोगों के बर्फ पड़ने की वजह से रास्ते भी जो बंद हो गए हैं। तो पहले ही उनके पास नहीं था, तो अब सप्लाई भी कहां से लाए, क्योंकि उनके पास मशीनरी नहीं है बर्फ हटाने की। तो अभी तो मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान के अंदर तो अब जो है वो लोग फौज के गोदामों पे हमला करेंगे। जहां इन्होंने जो आटा आया था थोड़ा बहुत, जो इमदाद आई थी, वो आटा फौज ने अपने डेपोज में जमा कर लिया है कि उनकी प्रायोरिटी ये है कि लोग खाए ना खाएं, फौज के लिए राशन पूरा होना चाहिए, वरना फौज में बगावत हो जाएगी। तो अब मुझे लगता ये है कि वो, आप खबर शायद सुनेंगे आने वाले दिनों में, हम सब के लोगों ने फौज के फलां डिपो पे हमला करके वहां से राशन चोरी किया, फलां सरकारी डिपो पे हमला हो गया। अब तो ये खबरें आएंगी जी। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि वो बगावत बहुत करीब है। और साथ में आपने जो बताया कि बलोच पहले से ही इंसर्जेंसी चल रही है, और अब जो है वो पख्तूनख्वा भी इनके हाथ से निकल गया है, सिंधु देश का भी मूवमेंट शुरू हो गया है। बस मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि इंसर्जेंसीज के सफल होने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि बलूचिस्तान में तो कम से कम वो कंडीशंस मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि एक तो उनकी लीडरशिप जो है वो यूनाइटेड नहीं है, दूसरे वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, और तीसरे जो उनके बगल के एरियाज से जो इमदाद मिलनी चाहिए वो भी शायद उनको नहीं मिलती है, क्योंकि बलूचिस्तान को ईरान भी सपोर्ट नहीं करता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बलोच इंसर्जेंसी जो है वो थोड़ा वीक विकेट पे ही है? देखिए पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों को आप देख लें, ये 2022 का आप डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, उठा के देख लें, बीएलएफ का, बीएलए का। तो इस वक्त जो, जब से 2023
चढ़ा है, बलोच जो हमले हैं पाकिस्तानी फौज पे, उनकी इंटेंसिटी में 100 गुना इजाफा हुआ है, 100% इजाफा उसमें और हो। मसलन अगर पहले 10 होते थे तो अब जो है वो 110 हो रहे। अच्छा, अब उसमें जो आपका सवाल है कि आबादी थोड़ी है और उस हवाले से तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बलोच जो लोग हैं, ये आबादी के हवाले से इसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसको उनकी जो लड़ने की जो उनकी विल है वो, और फिर उनकी स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है कि वो पहाड़ों पे हैं और बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं। यही वजह है कि ये हिट एंड रन करते हैं। बलोचों के जो सरमचार हैं उनकी कैजुअलिटीज नहीं होती या इक्का दुक्का होती हैं, लेकिन उसके जवाब में पाकिस्तान आर्मी जो है उसकी कैजुअलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, आपने कहा कि इधर उधर से मदद नहीं आ रही। देखें, बात ये है कि हाँ, तीसरी आपने बात की कि ये यूनाइटेड नहीं है इनकी लीडरशिप। इनकी यूनाइटेड है लीडरशिप, इन्होंने अपने इलाके तकसीम किए हुए। ब्रास जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर ये सारी तंजीमें शामिल हैं जो इस वक्त मुसल्लह लड़ाई लड़ रही हैं, और वहां से वो बैठ के तय करते हैं कि कौन सा इलाका हमने कवर करना है, कौन सा बीएलएफ ने करना है, कौन सा रिपब्लिकन गार्ड्स ने करना है। इस तरह इन्होंने अपने इलाके डिवाइड किए हुए। तो वो टेंशन नहीं है कि लीडरशिप में यूनिटी नहीं है। लीडरशिप में यूनिटी ऑफ कमांड भी है, स्ट्रेटेजी की यूनिटी भी है। जहां तक बात आ जाती है कि हमसाया मुल्क को इनको सपोर्ट नहीं कर रहा, देखें उसमें ये है कि जो बलोच शर्मचार हैं, ये जहां हमला करते हैं वहां पे पाकिस्तानी जो फौज की चौकियां और कैंप्स हैं वहां से काफी असला उठा के ले जाते हैं, और उस तरह से ये अपने असले का जो है वो सप्लाई को जारी रखते हैं। फिर इन्होंने अब जो अमेरिका असला छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, वो भी इन्होंने अब कहने सुनने में आ रहा है कि तहरीक तालिबान के साथ मिलके वो असला भी उन्होंने स्मगल किया है और उसकी खरीदारी की है। इसके साथ चौथा आंसर ये है कि आपको याद होगा पाकिस्तान के जो पहले, इससे पहले जो आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने कोई 1600 2200 के करीब जो है वो फौजी अफसर फौज से निकाले थे और पर्ज किया था। उसमें मेजॉरिटी जो थी वो बलोच, पश्तून, सिंधी, महाजर, कश्मीरी जो फौजी अफसरान थे उनको निकाला। उस वक्त हमने ये स्टेटमेंट दी थी कि ये जितने बलोच फौजी निकाले गए हैं इनको हमने ये कहा था, मशवरा दिया था कि आप लोग बलूचिस्तान जाके जो बलोच लड़ रहे हैं ना उनकी ट्रेनिंग करें। अब आपको मैं बताऊं कि बेशुमार जो पाकिस्तानी फौज के जबरी निकाले हुए पश्तून और बलोच हैं, ये इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के साथ और बलूचिस्तान में बीएलए, बीएलएफ और रिपब्लिकन गार्ड्स के साथ शामिल हैं, उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले साल आपने देखा कि पंजगोर में और नोशकी में दो बड़े कैंपों के ऊपर 6 दिन तक जो है वो फदाइन हमला जो है वो बलोचों का जारी रहा, जिसमें 250 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को उन्होंने वहां पे जन्म भेजा। और इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान की ये है कि पाकिस्तान आर्मी के कोलू डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी चौकियां थी मिलिट्री की, वो सब वहां से भाग चुके हैं, वो खाली पड़ी हुई है चौकियां, और ये कोलू के मेन कैंप में इकट्ठे हुए हैं और वहां से इनको दोबारा इनकी रीडिप्लॉयमेंट की जा रही है। ये पाकिस्तान आर्मी लड़ ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है बलोचों को जो सपोर्ट कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर द विल टू फाइट खत्म हो गई है, उनका मोराल बहुत नीचे है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ कि बलोचों की कामयाबी जो है उसके प्लस पॉइंट ज्यादा हैं और उसके जो नाकाम होने के चांसेस हैं वो बहुत कम है जी। और खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे देखते हैं? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में एक तो आपका पीसफुल मूवमेंट चल रहा था जिसको इन्होंने बहुत बुरी तरह से कुचला, जो मंजूर पश्तीन वगैरह जो इसको लीड कर रहे थे। और दूसरी तरफ से जब से इन्होंने वो अफगानिस्तान को, जैसा कि ये कहते हैं कि इन्होंने अफगानिस्तान को लिबरेट किया, उसके बाद से जो इनको लीवरेज था थोड़ा बहुत टीटीपी के ऊपर अफगानिस्तान में, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और टीटीपी जो है वो पूरी तरह से फ्री होके और उनके सारे लोग वहाँ से रिलीज़ होके और अब पूरी तरह से नाक में दम किए हुए। और टीटीपी और बलोच अगर लिंकअप हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन बन सकती है कि ये पूरा खित्ता जो है वो आज़ाद हो सकता है। देखिए, पीटीएम जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये दोनों तहरीकें बिल्कुल अलग हैं और इनका जो एम है
जैसे गोल होता है ना कि हमने ये गोल अचीव करना है, वो गोल भी इनका मुख्तलिफ। पीटीएम जो है, मंजूर पश्तीन वगैरह, मोहसिन दावड़ और ये अली वजीर वगैरह जो है, इनका मुतालबा ये है कि जो पाकिस्तान आर्मी ने वाना में और वजीरिस्तान के इलाके में लोगों को कत्ल किया है, मारा है, दहशतगर्दी के नाम पर सिविलियंस को जो मारा है, और जो वहां के बाजार तबाह किए हैं, और जो वहां पे लोगों को गायब किया है, उसकी जवाबदेही चाहते हैं। अब मसला ये है कि ये क्यों जवाबदेही चाहते हैं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान आर्मी ने अमेरिका से पैसे लेने के लिए ये ऐलान किया कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पैसे तो उन्होंने पकड़ लिए, लेकिन इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन जब किया तो ये पहले ही बता देते थे तालिबान को और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, कभी फलां दिन ऑपरेशन होना है, तो वो लोग वहां से दूसरे इलाके में चले जाते, राइट। तो फिर ये ऑपरेशन जब करते थे तो उसमें ये ड्रोन हमले और जमीनी फौज भेजते थे, तो ये फिर सिविलियंस को मारते थे। क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा था कि जो भी 30 साल से कम उम्र का है और मारा जाता है, उसकी लाशें बिछा के तो दिखाओ कि ये दहशतगर्द थे। इस तरह से इन्होंने लाखों की तादाद में पश्तूनों का कत्लेआम किया वहां पे जनाब। तो वो जवाब दे चाहते, वो कहते हैं इंसाफ दो, जो लोग मरे उनको कंपनसेशन दो, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम करो, खैबर पख्तूनख्वा जो है उसमें से फौजें निकाली जाएं। वो ये उनकी ये डिमांड है इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वो कहती है कि 1893 में जो ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान बाउंड्री कमीशन हुआ था, और जिसने ये ड्यूरेंट लाइन जो बनी थी, फिर लॉर्ड ड्यूरेंट ने, क्योंकि वो बाउंड्री कमीशन के तहत वो डील कर रहे थे, उनके नाम पे जो ड्यूरेंट लाइन बनी थी, ये 100 साल का एग्रीमेंट था, और वो 100 साल जो है 1993 में पूरे हो गए। उसके बाद तो अफगानिस्तान का पाकिस्तान के साथ तो कोई बाउंड्री एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर आप देखें तो फैक्चुअली वो बाउंड्री एग्रीमेंट बाकी तमाम ब्रिटिश इंडिया के जो एग्रीमेंट थे कॉलोनियल इंडिया के साथ, वो खत्म हो जाते हैं 1947 अगस्त में। लेकिन चलो हम उसको छोड़ देते हैं, हम कहते हैं 1993 में तो 100 साल पूरे हो गए। तो तहरीक तालिबान वाले ये कहते हैं कि ये सारा इलाका जो है ये अफगानिस्तान का इलाका है, और इसको आजाद करवा के जो अफगानिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। तो बड़ा फर्क है दोनों की उसमें। लेकिन पीटीएम के जो बहुत सारे वर्कर हैं, वो पीटीएम की स्ट्रेटेजी से मेरा ख्याल है काफी हद तक मायूस हुए हैं, यूथ खासतौर, क्योंकि वो लड़ना चाहते थे पाकिस्तानी फौज के साथ, और वो इसको आजाद करवा के जो है वो चाहते थे कि इसको एक अलहदा जो है वो ऑटोनमस रीजन की शक्ल दी जाए, जो मंजूर पश्ती ने नहीं की। और उसी दबाव के तहत फिर उसमें स्प्लिट हुई, और जो मोहसिन दावड़ है उन्होंने अपनी अलहदा से सियासी पार्टी बनाई, और उसने मौका दिया पाकिस्तानी फौज को, एक कमजोर पीटीएम देख के उसको मौका दिया कि अली वजीर को पिछले 2 साल से उन्होंने जेल में कराची में रखा हुआ। तो अब बहुत सारे लोग तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ भी जुड़ रहे हैं, जो पीटीएम के की यूथ से जिनका ताल्लुक था, जो ये समझते हैं कि ये अफगानिस्तान का हिस्सा है और हमें अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। जी। और आपका जो इलाका है पीओजे के, आप शायद जी मीरपुर से आते हैं जहाँ तक मेरा ख्याल जी है। जी तो वो पीओजे का जो इलाका है और गिलगित बाल्तिस्तान का इलाका है, वहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि लगातार डिमांड्स आ रही हैं। तो वहाँ ये किस तरह की शक्ल ले रहा है? देखिए, हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है, ठीक है, सब समझते हैं, सबको पता है कि महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया है, ये सबको पता है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है हमें वहां पे कि जो पाकिस्तान ने पिछले 75 साल से कलमे का रिश्ता, बड़ा भाई और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो जहरीली थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी, इनको सिलेबस में मुतालिया पाकिस्तान जो हर क्लास जो होती है ईयर, यानी 8वीं 5वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक मुतालिया पाकिस्तान एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, पाकिस्तान स्टडीज। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान और इस्लाम और मोहम्मद बिन कासिम और ये चीजें पढ़ाई जाती। तो जाहिर है एक बच्चा जब एक बचपन से एक चीज पढ़ेगा और उसको सच मानेगा, क्योंकि टीचर बता रहा है, क्योंकि अखबार बता रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन पे वो प्रोग्राम हो रहे हैं, तो वो जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसको कैसे काउंटर किया जाए, ये हमारा पहला मसला था, जिसको हमने किया थ्रू रेडियो हिमालय, मेरे वीलॉग्स, पेपर्स, पम्फलेट्स, डिस्कशंस के जरिए।
और फिर सोशल मीडिया का जो एकदम से ये तूफान आया, उससे लोगों को और आसानी हुई सच्चाई और हकायक जानने की। तो वो अब मसला नहीं है हमारा। अब वहां पे पीओजेके और पीओजीबी में कोई ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कलमे का रिश्ता है। सब इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान ने हम पे कब्जा किया और पाकिस्तान हमारा इस्तेमाल कर। सवाल जो इस वक्त हमारे सामने दरपेश है, किसी हद तक कह सकते हैं, वो ये है कि इंडिया में शामिल होना है या खुद मुख्तार कश्मीर की रियासत जो थी 1947 वाली, वो उसकी शक्ल में आना। उस पे मेरा डॉक्यूमेंट है और मैंने ये लिखा है, और अब वो पढ़ रहे हैं लोग, और उस पर इत्तेफाक राय भी काफी हद तक हमारा हो गया। इसीलिए मेरी पार्टी का नाम जो पीओजे में काम कर रही है और गिलगित बल्तिस्तान में, उसका नाम भी तहरीक इत्तेफाक राय है, कि इत्तेफाक राय पैदा किया जाए पूरी इस रीजन में जो ऑक्युपाइड रीजन है, कि हमने करना क्या है, हमारी मंजिल क्या है। इस पे इत्तेफाक राय, इस पे तो सब मान गए कि जी हाँ जी ठीक है, महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इलाक किया था मुआहदा, बिल्कुल ठीक बात है। पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर को हमला किया, ये भी ठीक है। हमारा कोई कलमे का रिश्ता पाकिस्तान के साथ नहीं है, अगर होता तो बांग्लादेश क्यों बनता। ये आपकी बातें सारी ठीक है। अब सवाल है कि आगे हमने क्या लाया अमल इख्तियार में। उसमें मैं ये कहता हूँ कि हमें इंडिया के साथ वापस शामिल होना चाहिए। अब जो मेरे मुखालफीन हैं कह लें, या जो मेरे से एग्री नहीं करते, वो कहते हैं कि नहीं, हमें ये रियासत आजाद थी तो इसको आजादी होना चाहिए और हम आजादी हासिल करेंगे। सारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान और वादी है, ये एक मुल्क होना चाहिए। मैं उनको ये समझा रहा हूं कि ये नहीं हो सकता, तारीखी तौर पर नहीं हो सकता कि एक दोबारा से 1846 में जो कश्मीर जम्मू कश्मीर की रियासत बनी थी वो दोबारा बनी। उसकी वजह है, पहली वजह उसकी ये है कि ये मजहबी तौर पर मुख्तलिफ इकाई हैं। जो वादी कश्मीर है सुन्नी मुसलमान है, जम्मू में मेजॉरिटी जो है वो हिंदू और सिखों की है, लद्दाख में बुद्ध मत और हैं, और गिलगित बल्तिस्तान में शिया और इस्माइली हैं। तो एक तो कोई एक इस्लामिक मजहबी नैरेटिव पे भी आप इनको इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरी वजह इसकी एथनिसिटी है। कश्मीरी जो है वो एक अलग एथनिसिटी है, अलग जुबान है, अलग खाना पीना है, अलग उनका लिबास है। जम्मू के हिंदू और जम्मू वाल जो है वो डोगरे हैं, वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं, जुबान भी कल्चर भी। इसी तरह से आप लद्दाख वालों को देख लें, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो तिब्बतियन उनकी जो है वो साख्त है सारी, कल्चर उनका फर्क है। फिर आप गिलगित बल्तिस्तान में आ जाएं, वहां पे भी यही प्रॉब्लम है कि आप गिलगिती हैं, बल्ती हैं, शीना है, लेकिन आप कश्मीरी तो नहीं है। तो कैसे आप आए। फिर इसका एक मसला यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग किसी ऐसी रियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, यानी इंडिपेंडेंट कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं, जहां पे या तो डोगरे हुक्मरानी कर रहे हो मेजोरिटी, या फिर कश्मीरी हो। वो कश्मीर सेंट्रिक किसी भी स्टेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, वो लद्दाख के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि लद्दाख के साथ उनके फैमिली टाइज हैं, लिंक्स थे पहले से भी, अभी भी रिश्तेदार हैं, शादियां होती हैं। इसी तरह हमारा जो पीओजेके है, हम बेसिकली पीओजेके का 90% इलाका तो वेस्ट जम्मू है, ये तो कश्मीर है ही नहीं, यहाँ तो कोई कश्मीरी बोलता ही नहीं है। तो ये जम्मू के साथ अगर जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ता है तो फिर ये एक्सेप्टेबल होगा, और इस तरह से आप जो है वो पुरानी रियासत को दोबारा से जो ट्रेड रूट थे या जो भी था, रिश्तेदारियां थी, वो रास्ते खुल जाते हैं और आप इंडिया का हिस्सा बन जाए। इसीलिए हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन हम पीओजे को आजाद करवाएंगे, पहले दिन से हम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान को हम लागू करेंगे उसके ऊपर एज अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि ये बीच में से ये जो है ना, ये चू चू के मुरब्बे, ये सारे इनको खत्म किया जाए। तो अभी ये बहस इस वक्त पीओजे में चल रही है। एक तरफ मेरे लोग हैं जो कह रहे हैं कि पीओजे भारत में शामिल होना चाहिए, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं नहीं, भारत में शामिल नहीं होना चाहिए, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हमारी ताकत अब ज्यादा है, उनकी ताकत कम है, क्योंकि वो नाकाम हो गए। उन्होंने सबसे पहले तो ये किया कि उन्होंने उस मुआहदे पे दस्तखत किए, उन लोगों ने, कौम परस्तों ने और आजादी मांगने वाली पार्टियों के लोगों ने, जो दस्तखत इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात में, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए तो उसमें इन्होंने किया, जिसमें आपको ओथ पे साइन करने पड़ते हैं कि हम दो कौमी नजरिए को भी मानते हैं और हम इलाके पाकिस्तान यानी एक्सेशन टू पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। उसके बाद उनकी विकेट और वीक हो गई, हमारी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। अब तो पीओजेके के हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में, हर शहर में जो है लोग यही कह रहे हैं कि जी जो डॉक्टर अमजद का रास्ता है वही हमारा रास्ता है, ये ठीक कह रहे हैं, हमने इंडिया के साथ जाना। आप सोशल मीडिया पे देख ले, कितने नौजवान जो है वो कह रहे हैं कि इंडिया के साथ हम जाने के लिए तैयार हैं।
तो बड़ा मेहनत की है, बड़ा काम किया है, तो आज उसका रिजल्ट आ रहा है और आगे उसका इंशाल्लाह फल भी आएगा। जी। लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में जो एक अजीब तरह का हिसाब किताब है, और उसमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा मुफ्ती जैसे जो लीडर्स हैं, वो तो कतई इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो तो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से गिलगित बाल्तिस्तान इधर शामिल हो, या आपका मीरपुर वाला इलाका इधर शामिल हो। शेख अब्दुल्ला ने भारतीय फौजों को उधर आगे मीरपुर वगैरह जाने से रोका ही इसीलिए था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो कश्मीरी सुन्नी जो जिसके ऊपर उनका पूरा एकाधिकार था, मोनोपोली थी, वो डिस्टर्ब हो। इसीलिए उन्होंने हिंदुस्तानी फौज को रुकवा दिया था, जवाहरलाल नेहरू से कह के। हाँ, तो कांग्रेस भी नहीं चाहती। ये तो बीजेपी पावर में आई है, मोदी जी की सरकार बनी है, तो ये एक विंडो खुला है, जिसकी वजह से इतनी तेजी से जो है ये लोग बिलीव करना शुरू किया उन्होंने हम पे भी, कि हाँ भाई ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, जो डॉक्टर कह रहा है ये बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया की सरकार ऐसी है। और फिर अमित शाह जी ने बयान दिया पार्लियामेंट में, आर्मी चीफ ने बयान दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने बयान दिया, तो वो हमारी इस बात को एंडोर्स कर रही है। कांग्रेस ने तो पिछले 70 सालों में हमारी तरफ देखा तक नहीं है। उन्होंने तो अपने सोलहकार वहां बिठा के हुकूमत की है, चाहे वो पीडीपी की शक्ल में हो, चाहे अब्दुल्ला की शक्ल में हो, वो तो सहूलतकार है उनके। और आपको मैं ये बताऊं कि इन्होंने क्यों नहीं ये चाहते, ये इसलिए नहीं चाहते कि इनको पता है कि अगर हम लोग आ गए, ये पीओजेके के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग शामिल हो गए, तो फिर तो इनकी बिल्कुल ही डुगडुगी नहीं बजेगी। क्योंकि हम लोग जो है बुनियादी तौर पर, हमारा इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मेरे लोगों का इस्लाम प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें मारने वाला हिंदू नहीं है, हमें मारने वाला मुसलमान है। 22 अक्टूबर 1947 को हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला नहीं किया था, पीओजेके में या वादी के ऊपर, मुसलमानों ने किया था, पाकिस्तान ने किया था। 70 साल से हमारा खून चूस रहा है और निचोड़ रहा है, और हर किस्म की हमें जो है वो हकूक से, चाहे वो राइट्स हो, ह्यूमन राइट्स हो, चाहे इकोनॉमिक राइट्स हो, चाहे सोशल राइट्स हो, उससे हमें हिंदुओं ने नहीं दूर किया हुआ, या हिंदुओं ने वो गसब नहीं किए हुए, वो मुसलमानों ने गसब किए, जिसका नाम पाकिस्तान। इसलिए यहाँ के लोगों के जेहन में तो बहुत, मैं सेकुलर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, अगर आपके पास कोई इससे बेहतर लफ्ज हो तो मुझे जरूर आगाह कीजिएगा, लेकिन वो उस तरह के कट्टरपंथी नहीं है। हमारे यहाँ जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, वो टेररिस्ट कैंप्स भी पंजाब के लोगों के और फौज चला रही है। हमारा इक्का दुक्का कोई होगा उसमें, लेकिन मेजोरिटी जो चला रही है वो ये चला रही है। लिहाजा ऑन डे वन हमारा 100 दिन का हमने बनाया है, बना रहे हैं, बल्कि अभी उसमें और भी चीजें ऐड कर रहे हैं। पहले दिन जैसे मैंने आपको कहा, हमारा ये है कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे, उसके उसी दिन हम बैन कर देंगे जो है कम्युनल हेट स्पीचेस पे, जिसमें मस्जिदों के मौलवी नंबर 1 होंगे लिस्ट पे, और उनको उठा के जेलों में डालेंगे हम। इसी तरह से जो बाकी हमारे हैं रिफॉर्म्स हम करेंगे। ये जो है दहशत गर्दों के जो ट्रेनिंग कैंप्स और ये जितने भी जो कुछ भी है लॉन्च पैड वगैरह, इनको हमने पहले 100 दिन में सफाया करना है। हमने ये थोड़ी करना है हम एक कंट्रोल बॉर्डर रखेंगे। इंडिया में शामिल होने के बाद भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप एक कंट्रोल बॉर्डर रखें 100 दिन के लिए। 100 दिन दे हमें, हम इनका सफाया करें ताकि यहाँ से निकल जाए। 40 लाख की हमारी आबादी है, हर आदमी दूसरे शख्स को जानता है, शक्ल से पहचानता है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 2 करोड़ लोग हैं और जनाब हमें पता नहीं है कि ये कौन है या वो कौन है। एक एक को हम जानते हैं, उठा उठा के बाहर फेंकेंगे या जेल में डालेंगे। क्योंकि हम लोग बाहर की दुनिया में भी हम गए, हमारे 16 लाख नौजवान और लोग जो है वो बाहर की दुनिया में मशक्कत और मजदूरी कर रहे हैं, यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में। तो उन्होंने, उनका विजन जो है समाजियत के हवाले से, टॉलरेंस के हवाले से बहुत वसी है। तो ये जो लेबल हमारे ऊपर लगाया गया है कि हम दहशतगर्द भेजते हैं, हम नहीं भेजते भाई, हम पागल हैं। हम तो, हमें रोटी नहीं खाने को, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम दहशतगर्द इंडिया में भेज के हमने क्या करना है। तो ये पाकिस्तान भेजता है और हमारा बॉर्डर यूज करता है, हमारी धरती यूज करता है। इसलिए फिर हिंदुओं के कत्लेआम का मसला आ जाता है, अगर आपके पास टाइम हो तो। उसमें इन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर जिले में 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया 1947, 25 नवंबर से लेके मार्च 1948 तक।
हम पहले 100 दिन में जो है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना के, चाहे हमें साल लगे चाहे 2 साल लगे, एक एक मरने वाले को हम खोज लगा के उसकी लिस्ट, उसका लॉसेस, उसका सारा वो लगा के, तो वो हम रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। फिर जो कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम करवाया गया और एक्सोडस जेनोसाइड हुआ वादी में, उसका ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन हम बनाएंगे कि उसके अंदर पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, और जो लॉसेज हुए हम पाकिस्तान से वॉर इंडेमिनिटी लेंगे। ये कोई मजाक नहीं है कि हम आजाद हो रहे हैं तो पता नहीं यहाँ पे शादियाने बजेंगे। हमारा पूरा एक प्लान है कि हमने कैसे करना है और क्या करना है, ये है जी। एक और बात कही जाती है कि पीओजेके में खास तौर से जो आपका मीरपुर कोटली का जो इलाका है, इसमें पाकिस्तान ने डेमोग्राफिक चेंज कर दिए हैं और यहाँ पे पंजाबी मेजोरिटी हो गई। डेमोग्राफिक चेंजेस जरूर हुई हैं, दोनों जगह पे हुई हैं। देखें इस वक्त 25% जो आबादी है गिलगित बल्तिस्तान के इलाके की वो सुन्नी है, और ये सारे बाहर से आए हुए, ठीक है ना। इसी तरह पीओजेके में भी हैं पंजाबी आए हुए हैं, तो वो हम सारा उसको करेंगे, देखेंगे कि क्या है सारी सूरत हाल है। उसके बाद फिर हम उसको इन कंसल्टेशन ऑफ कोर्स विद कश्मीर गवर्नमेंट जो है हमारी श्रीनगर वाली एंड इंडियन गवर्नमेंट, उसके साथ बैठ के फिर हम देखेंगे कि इसको क्या करना है, कैसे इसको हैंडल करे किया जाए। उसके ऊपर तो ये जरा मुश्किल काम है, तो उसको देखना पड़ेगा कि कैसे किया जाए, लेकिन वो असरअंदाज नहीं होंगे। मेजोरिटी जो है वो तो हम ही लोग हैं ना। वो मीरपुर में उन्होंने आके कपड़े की दुकानें खोल ली हैं, या मुजफ्फराबाद में आके उन्होंने अगर करियाने की दुकानें खोल ली हैं, तो वो इतना डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। जो डिसाइसिव फैक्टर है, जो अमन को बर्बाद कर रहा है, वो पंजाबी नहीं है जिसने दुकानें खोली हुई। वो ये दहशत गर्दों के कैंपों में आने वाले दहशत गर्द हैं। वो पाकिस्तानी फौज की 13 ब्रिगेड, देयर आर 13 ब्रिगेड स्टेशन इन पीओजे के अलोन। हर 25 गिलगित बल्तिस्तान के हर 25 लोगों के ऊपर एक पाकिस्तानी फौजी है। वो हमारे लिए ज्यादा चिंता का बायस। जो पंजाब से आके किसी ने यहाँ पे दुकान खोल ली है, वो हमारे लिए इतना चिंता का बायस नहीं है। उसको हम बाद में देख लेंगे कि हमने उसको डेमोग्राफी को अपनी को क्या करना है, कैसे करना है। जाहिर है पीओजे के आजाद होगा तो जिस तरह अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है कश्मीर में और जम्मू में और लद्दाख में, तो हम भी चाहेंगे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए कवानीन में रद्दोबदल तो करना पड़ेगा। तो लेकिन हम सिर्फ 40 लाख लोग हैं, हम सिर्फ शारदा माँ का मंदिर ही खोल दें तो इतने यात्री आप लोगों के आएंगे वहां से, इंडिया से, कि हमारा भोजन चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमजद जी। आज थोड़ा टाइम कम था, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे काफ़ी और एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बातों में जो गहराई है वो मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से, दर्शकों की तरफ से। आपका बहुत धन्यवाद, जयपुर डायलॉग का बहुत धन्यवाद, आपकी सारी टीम को बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।